इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसे हिंदू ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना का नेतृत्व कर रही है और यह अगला युद्ध लड़ने के लिए बेहतर है। और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सेना ने न केवल युद्ध के परिचालन स्तर को मान्यता दी है, बल्कि यह युद्ध के इस स्तर को संचालित करने के लिए क्षमताओं और संगठनों की संरचनाओं का भी निर्माण कर रही है। और मैंने कई बार समझाया है, विशेष रूप से 5 नवंबर को अपने अंतिम वीडियो में, युद्ध का परिचालन स्तर जो रणनीति के बीच युद्ध का मध्यवर्ती स्तर है, युद्ध का सामरिक स्तर जहां लड़ाई अग्रिम पंक्ति पर होती है, और युद्ध का रणनीतिक स्तर जो युद्ध का उच्चतम स्तर है, जहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक दूसरे के साथ बातचीत करता है। युद्ध के मध्यवर्ती या परिचालन स्तर पर युद्ध जीत जाते हैं या हार जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। और अब वे इसे ऑपरेशनल कर रहे हैं, और इसका सबूत यह है कि उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि पाकिस्तान सेना के पास रॉकेट फोर्स कमांड होगा, जो स्पष्ट रूप से युद्ध के इस ऑपरेशनल स्तर पर पाकिस्तान वायुसेना के साथ काम करेगा। वे इस स्थिति में कैसे आए हैं, आइए हम इसे कदम दर कदम समझें। ये सब बालाकोट से शुरू हुआ। 2019 में जब भारतीयों ने पलाकोट हवाई हमला किया, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का अच्छा विवरण दिया। आगे हमें पता चला कि अगस्त 2021 में पाकिस्तान वायुसेना के तहत एक संगठन बनाया गया था, जिसे पीएलए की मदद से भेजा गया एआईसी नामक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटिंग का केंद्र है। अब यह तथ्य कि यह पाकिस्तान वायुसेना के तहत था, यह सबूत था कि अगले युद्ध में पाकिस्तान वायुसेना और पाकिस्तान सेना प्रमुख सेवा होगी। और फिर हमें पता चला कि सेंट आईएक में पहली परियोजना जो थी वह संज्ञानात्मक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को एक उच्च स्तर पर, एक उन्नत स्तर पर ले जाती है। माफ करें, अगला जनवरी 2022 में पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सेना की तीनों सेवाओं में साइबर क्षमताएं और संगठन होंगे। इसके लिए यह तर्क है कि अगर यह 2022 में हुआ है, तो सेंट एआईसी में एक और परियोजना साइबर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगी, इसे एक उन्नत स्तर पर ले जाएगी, और यह घातक संयोजन एआई और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध बन जाएगा। क्योंकि जो कोई भी आधुनिक युद्ध को समझता है, वह सीमा के महत्व को जानता है। सीमा है जो साइबर और विद्युत चुंबकीय गतिविधियां हैं। ये दोनों वर्चुअल डोमेन क्षमताएं, जहां तक साइबर का सवाल है, वे एक साथ काम करते हैं। ये डेटा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर हमला करता है। ये डेटा ले जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों पर हमला करता है। इसलिए ये दोनों क्षमताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर हमने ये सबूत देखा कि इंडोर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सेना सिबा सेमा में कितनी अच्छी बन गई थी। सबसे पहले पाकिस्तान वायुसेना के पहले हवाई से हवाई संपर्क के बाद उसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को एक ब्रीफिंग दी, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने डिजिटल मानचित्र पर बताया कि हिंदू अभियान शुरू होने से पहले भी पाकिस्तान वायुसेना के पास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान कैसे थी। बड़ी बात यह इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के बारे में है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की मुख्य क्षमता इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। तब जहां तक पाकिस्तान वायुसेना के डिजिटल इकोसिस्टम के हिस्से को समझाया गया था, और जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहा था, वहां इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए इतना उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। जहां तक साइबर का सवाल है, हमने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की साइबर क्षमताओं को देखा, जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर में साइबर हमले किए और जम्मू और कश्मीर सरकार और अन्य जगहों पर कंप्यूटर किए, उन्हें हफ्तों तक एक साथ बंद कर दिया गया था। इसलिए मैं जो बिंदु बना रहा हूं वह यह है कि वे पहले से ही सीमा के एक निश्चित स्तर तक पहुंच गए हैं, जो ऑपरेशनल स्तर पर काम करता है। और अगला वे जो देख रहे होंगे वह संयुक्त है। अब सेना और F4 के बीच संयुक्त है।
अब संयुक्त थिएटराइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। संयुक्त जॉइंटनेस वास्तविक समय संचार के बारे में है, जो सीमा हार्डेड सीमा है, वे यही कर रहे हैं, वे आगे थिएटराइजेशन नहीं करेंगे। उन्हें अब क्षमताओं की आवश्यकता है और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान की सहायता करेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आश्वस्त रहें कि पाकिस्तान वायुसेना को 5वीं पीढ़ी का J-35 विमान मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त J-10 विमान भी मिलेगा। मेरे आकलन में उन्हें PL-15 के अलावा PL-17 मिसाइल मिलेगी, जिसे उन्होंने ऑपरेशन सिंडोर में दिखाया था। फिर उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिलेगी, जो रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा होगी। और मुझे यह भी कोई संदेह नहीं है कि उन्हें SS-15 मिलेगा, जो चीन का व्हील सेल्फ प्रोपल्ड डोजर है, जिसमें 52 कैलिबर और 53 किलोमीटर की रेंज है। इसलिए मैं जो बिंदु बना रहा हूं वह यह है कि वे युद्ध के परिचालन स्तर पर जो देख रहे हैं वह एकीकृत फायर स्ट्राइक है, जहां हम विमान पाकिस्तान वायुसेना द्वारा किया जाएगा। पाकिस्तान की वायुसेना उन वायु रक्षा प्रणालियों पर भी ध्यान देगी जहां कमी या अंतराल है। उदाहरण के लिए S-400 के खिलाफ अंतराल उन्हें चीन द्वारा हक 19 प्रणाली प्रदान करके भरा जाएगा, जो भारतीय पक्ष के साथ S-400 का सामना कर सकता है। फिर सेना के तहत रॉकेट फोर्स कमांड होगी और लंबी दूरी की तोपखाने होगी। और इस एकीकृत फायर स्ट्राइक का उद्देश्य 2 होगा। एक ये है कि जल्द से जल्द वायु वर्चस्व प्राप्त करें ताकि जमीनी अभियान वहां स्थानांतरित हो सके, सेना अभियान। और दूसरा ये होगा कि मैंने पिछली बार अपने वीडियो में भी समझाया है, जब आप युद्ध के परिचालन स्तर पर हिट करते हैं तो आप दुश्मन के रक्षात्मक बचाव को अव्यवस्थित या उजागर करते हैं। ये उद्देश्य होगा। अब देखते हैं कि अब भारतीय पक्ष पर क्या हो रहा है। 4 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक लंबी बातचीत की। वह भारत शक्ति यूट्यूब चैनल पर उस व्यक्ति से बात कर रहे थे जहां उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। मैंने अभी कुछ उठाए हैं जो उन्होंने अब कहा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या चीजें हैं या आप ऑपरेशन के बाद क्या समझते हैं हिंदू, हमें जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें बेहतर वायु रक्षा, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की जरूरत है और फिर भारतीय पक्ष को पूरे पाकिस्तान के लिए ISR और गतिज क्षमताओं की जरूरत है। मैं यहाँ 2 बिंदु बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैं पूरी तरह से चौंक गया था। दुश्मन के लिए यह अनुमान लगाना एक बात है कि आपकी कमियां, आपके परिचालन अंतराल क्या हैं। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी के लिए वास्तव में सार्वजनिक रूप से यह कहना एक और बात है कि हमारी कमियां क्या हैं और हमें अपने मूल्यांकन में क्या भरने की जरूरत है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के अलावा कुछ भी कम नहीं है। जब CD कहती है कि हमें वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की जरूरत है, ये पूरी तरह से जानते हैं कि सिंधु ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है, तो यह ठहराव पर है। इसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए ISR और गतिज क्षमताओं की आवश्यकता के बारे में बात की। दूसरे शब्दों में वह जो कह रहे थे वह यह है कि दुश्मन ये समझता था कि भारतीय सेना पूर्ण पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद उनसे यह सवाल पूछा गया कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच स्पष्ट रूप से भविष्य के युद्ध की कल्पना कैसे करते हैं, और उनका जवाब ये था कि युद्धों से पहले वे भूगोल के बारे में अधिक थे। तकनीक थी, लेकिन यह अनिवार्य रूप से भूगोल के बारे में था, जिसे बदल दिया गया है। अब इस प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक है। अब वह जो कह रहा था और उसने जो नहीं कहा वह यह था कि जब आप भूगोल की बात करते हैं पहले के युद्धों, इसका मतलब है कि भारतीय सेना नेतृत्व में होनी थी, भूमि बलों को नेतृत्व में होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, जितना कि अब भविष्य के युद्ध में अधिक होना है, तो आप वायु शक्ति की बात कर रहे हैं, आप भारतीय सेना की बात नहीं कर रहे हैं। और ये ठीक यही कारण है 2019 से पाकिस्तान की सेना ने भारत के साथ अगले युद्ध, एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध में पाकिस्तान वायुसेना को नेतृत्व दिया है। अतः वह यही कह रहा था।
उनकी दृष्टि यह बात स्पष्ट करती है। प्राथमिकता भारतीय वायुसेना को जानी चाहिए, लेकिन सीडीएस और सेना प्रमुख सहित भारतीय सेना बार बार जोर देती है कि भारतीय सेना युद्ध का नेतृत्व करेगी। तो मुद्दा यह है कि उन्हें युद्ध का नेतृत्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि वे ये आतंकवाद काउंटर ऑपरेशन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जनादेश ये है कि राजनीतिक निर्देश आतंकवाद काउंटर ऑपरेशन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सभी ऑपरेशनों में किया है जो हमने देखा है। इसलिए मैं जो बिंदु बना रहा हूं वह यह है कि यह अगली बार इस सरल कारण से मदद नहीं करेगा कि दूसरा पक्ष एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार है या तैयार कर रहा है। इसलिए प्राथमिकता सेना के साथ नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात जो उन्होंने कहा, और ये थिएटराइजेशन पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने अनिवार्य रूप से कहा, मुझे संक्षेप में प्रस्तुत करने दें और फिर मैं समझाऊंगा। उन्होंने जो कहा वह यह था कि पुराना मॉडल विफल हो गया है और अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। उसने यही कहा, लेकिन उसने इसे इस प्रकार रखा। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर मेरा जनादेश थिएटराइजेशन है, इसलिए उनके पूर्ववर्ती जनरल बिपिन रावत भी सीडीएस कार्यालय बनाया गया था। अब हम जानते हैं कि प्राथमिक काम थिएटराइजेशन था और उस समय कहा गया था कि यह 3 साल में किया जाएगा। इसका मतलब है कि बिपिन रावत जनवरी 2020 में सीडी बन गए, इसलिए दिसंबर 2023 को पूरा किया जाना था। थिएटर कमांड बनाए जाते हैं पर अभी तक लागू नहीं हुए। वह जनादेश अब जनरल अनिल चौहान को आ गया है। अब वह जो कह रहा है वह यह है कि इस पूरी बात के 4.5 साल बाद शुरू हो गया कि वहां सबक थे जो सीखे गए। हमें इसे शामिल करने की आवश्यकता है, और वह जिस सबक के बारे में बात कर रहा है वह ऑपरेशन में है, और थिएटराइजेशन की केंद्रीय चीज ऑपरेशन है। और उन्होंने इसे ये कहकर भी समझाया कि ऑपरेशन से पहले हिंदू या हमारा मॉडल अलग था। उस मॉडल में यह था कि सेवा प्रमुखों की परिचालन भूमिका नहीं होगी, उनकी भूमिका चौथी पीढ़ी होगी जो सैनिकों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षित करना और बनाए रखना है। यह प्रमुखों की भूमिका होगी क्योंकि परिचालन भूमिका थिएटर कमांडरों की होगी, जिनकी कमान सेना, वायुसेना और नौसेना की थिएटर इकाइयों में होगी। लेकिन अब वह कहता है कि हमने सबक सीखा है क्योंकि तीनों सेवा प्रमुख वे एक साथ काम करते हैं। मैं भी उनके साथ सिंदूर में था, और ध्यान रखें कि सिंदूर वास्तव में युद्ध नहीं था। यह मूल रूप से एक समन्वित कार्य था जो किया गया था, और यही इसका अंत था। ये 4 दिनों में खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हम समझ गए हैं कि किसी प्रकार की भूमिका, परिचालन भूमिका सेवा प्रमुखों को दी जानी होगी। सेवा प्रमुखों को भूमिका की आवश्यकता है, आपको क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। उसके बाद केवल थिएटराइजेशन और यह कैसा दिखता है, और बाद के चरण में यह पूरी तरह से अलग होगा। आगे उन्होंने इस बारे में बात की कि मेरी एक परिचालन भूमिका है क्योंकि अंतरिक्ष, साइबर और संज्ञानात्मक डोमेन मेरे नीचे हैं। ठीक है, वास्तव में उन्हें शुरू में आपके नीचे नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का कोई उल्लेख नहीं है। मैंने सिर्फ सीमा के महत्व को पहले समझाया है और इन 2 वर्चुअल क्षमताओं को एक साथ कैसे काम करना होगा। और फिर वह कहता है, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हम कमजोर हैं और हमें इसे सुधारने की जरूरत है। इसलिए मेरे मूल्यांकन में सीमा को देखें, और इसकी एक केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। ये सीडी के साथ नहीं हो सकता। इसकी ऑपरेशनल कमांडर के साथ ऑपरेशनल भूमिका होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे परे नहीं जाऊंगा। मुझे यकीन है कि अब इन पंक्तियों पर सेना के भीतर लोग हैं। आखिरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, यह है कि हमने हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया, जो पहली बार पूर्वी भारत में आयोजित किया गया था। और उन्होंने कहा कि हमने इसे वहां रखा क्योंकि हम एक संदेश भेजना चाहते थे। आप किसको संदेश देना चाहते हैं? पीएलए को एक संदेश भेजें। ठीक है, मैं जो सीडी को सूचित करना चाहता हूं वह यह है कि प्लाय युद्ध के परिचालन स्तर के कटिंग एज पर है, और यह क्या है मैं अपने अगले वीडियो में अपने सबसे खराब में समझाऊंगा।
लेकिन फिलहाल मैं जो कहना चाहता हूं वह है पीएलए को भूल जाना, पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित करना और युद्ध क्षमताओं के परिचालन स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना, यह जरूरी है।